कार्यक्रम में हमारे साथ आज के अतिथि हैं भाजपा के युवा नेता सांसद किसान प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष वीरपुर अमित कुमार सिंह जी। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनके जीवन के साथ साथ किसानों को होने वाली समस्या समाधान और सरकार इसके लिए कितनी गंभीर है, क्या कुछ कर रही है, इनसे जानते हैं। नमस्कार अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर। और मुझे पता था कि 5-6 महीने से स्टूडियो चल रहा है और ये बड़ा ही अच्छा काम डॉक्टर रोशन कुमार के द्वारा किया जा रहा है। मतलब वो डॉक्टर हैं लेकिन उनकी ये सामाजिक समस्याओं पे और सामाजिक जो हमारा समाज कैसे चल रहा है बेगूसराय का, उस बात का ध्यान रखना ये बड़ी अच्छी बात है कि उनके निगाह में ये बात है कि जो प्लेटफॉर्म एक मिले। मेन मुख्य काम डॉक्टरी तो सब कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसके साथ ही अगर उनके पास एक स्पेस है और मान लीजिए जो कुछ लोगों को रोज़गार देना और ये बेगूसराय में हो क्या रहा है उसके बारे में बेगूसराय की जनता को, जब आज सोशल मीडिया का ज़माना है, उस समय में मिलवा पाना लोगों से, लोगों को जान पाते हैं लोग इनके बारे में कि हमारे बेगूसराय में ये लोग हैं, हमारी ये समस्या क्या है। तो ये बहुत बड़ा ही सराहनीय कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है और उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद उनका। और बड़ा हम लोग बेगूसराय के लोग या जो यूट्यूब देखते हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जिनके जो जान पाए हैं इनके बारे में, तो हम लोग की तरफ से बड़ा ये बहुत हम लोग अनुग्रहित हैं उनके। ये आपका भी बहुत बहुत आभार सर, आज हमारे स्टूडियो में आप आए हैं। अमित जी, मैं चाहूँगा सर्वप्रथम जो दर्शक यहाँ से आपको देख पा रहे हैं उन्हें आप अपना परिचय दें। हाँ, तो मेरा नाम अमित कुमार सिंह है और बेगूसराय ज़िला का ही हूँ। डीह पर एक गांव है वीरपुर प्रखंड में, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। और हमारे दादाजी किसान वगैरह थे, किसान थे और 4 भाई थे दादाजी। उन लोग खेती किसानी करते थे और उसी समय जो सरकार का जो सिंचाई विभाग में ठेकेदारी वगैरह का काम था, तो उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छी तरक्की की वहाँ से। और खेती से हमेशा वो लोग जुड़े रहे हमेशा। और मेरे पिताजी भी उसके बाद, जो भी मेरे चाचा वगैरह और पिताजी, इन लोगों को पढ़ाई पे, शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान उन लोगों ने दिया। खुद बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाए लेकिन शिक्षा पे ध्यान कि मेरे लड़के बच्चे पढ़ें, तो उसके तहत उन लोगों ने पढ़ाई के लिए बच्चों को भेजा। तो आज हमारे चाचा डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एक चाचा MLC भी रहे। लेकिन मेरे पिताजी किसानी से ही जुड़े हुए हैं, वो गांव के मुखिया भी रहे, मेरी माँ रही मुखिया, लेकिन पिताजी किसानी से ही बेसिकली जुड़े रहे। और तो बचपन से खेती की बातें जानता रहा, देखता रहा कि होता क्या है, कैसे होता है, और जो समस्याएं होती हैं उससे अब रूबरू होते हैं कि मुख्य समस्याएं क्या हैं इसके लिए। सर अमित जी, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो परिवार है, उस परिवार में हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग हैं, डॉक्टर भी हैं, जी, राजनीति से भी जुड़ा है आपके परिवार का, और किसान में भी आपके परिवार का जाना जाता है। तो और आप गांव की पृष्ठभूमि से निकलकर आप मुंबई तक का सफर तय किए, मॉडलिंग में भी आपने अपना किस्मत आजमाया। तो मैं चाहूँगा दर्शकों से उसके संदर्भ में अपनी बातें रखें। जी, तो बचपन में चूँकि अब बिहार में खास करके बेगूसराय जब हम लोग छोटे थे तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ऐसी व्यवस्था नहीं थी बहुत अच्छी, जो चाहते होंगे मेरे पिताजी दादाजी वगैरह। तो उन्होंने हमें उस समय पटना में ज्ञान निकेतन, जो किशोर कुणाल साहब जिन्होंने खोला था, उस समय वो नया नया खुल ही रहा था। तो इन लोगों को लगा कि ये कि जिस पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं, जो हमारे संस्कार हैं, और वहाँ पे भी ये बात की जा रही थी कि इसी पृष्ठभूमि की पढ़ाई, जो कि संस्कृत की और जो संस्कार है उससे, उस तरह की पढ़ाई, कॉन्वेंट की शिक्षा नहीं, जो हमारे जो गुरुकुल के तरीके की पढ़ाई जहाँ हो सकती है, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में जानकारी हो। तो उस स्कूल में मुझे बचपन से ही डाला गया। बोर्डिंग स्कूल में रहा, पटना में 8 साल वहाँ रहा। तो वहाँ से फिर पढ़ाई करने के बाद फिर रांची गया 10+2 करने के लिए DAV से, फिर वो भी वैदिक स्कूल है, तो वहाँ भी तो लगातार ये एक संस्कार बनता गया। उसके बाद फिर भागलपुर से TNB कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद लगता था कि सिविल सर्विसेज, हिस्ट्री से ऑनर्स किया था, तो लगता था कि सिविल सर्विसेज में हाथ आजमाना चाहिए। तो इसी की तैयारी के लिए दिल्ली गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में PG में एडमिशन लिया और उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करता रहा, एक आध बार दिया भी। लेकिन इसी बीच में कुछ वहाँ दोस्त ऐसे थे या जो भी था या लोग हुए कि मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे दिल्ली में। रैम्प माहौल उस तरह का मिला। हाँ, माहौल, और जो दोस्त थे और जो लोग थे, तो मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे। रैम्प वॉक नहीं होता है कि मॉडलिंग कपड़े का, तो दिल्ली में भी था। और दिल्ली में बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन था कि वहाँ पे मैं करने लगा मॉडलिंग वगैरह, रैम्प वॉक। तो बस यूपीएससी ही रह गया और मॉडलिंग में वहाँ पे रैम्प वॉक वगैरह किया। लेकिन वहाँ पे एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है दिल्ली में।
तो फिर हुआ कि क्या किया जाए, तो फिर चला जाए बॉम्बे, जो हाँ बस मुंबई वहीं पे है, जो दिल्ली राजधानी है, लेकिन इसकी ये फाइनेंशियल कैपिटल जो बोलते हैं आप, आर्थिक राजधानी, और ये ग्लैमर की राजधानी तो मुंबई है बस, और क्या। तो चल दिए और गए वहाँ पे, तो एक्टिंग की ट्रेनिंग वगैरह भी ली, फिर वो थिएटर वालों के साथ वहाँ पे नाटक वगैरह भी किए, और मॉडलिंग का वहाँ पे काम, प्रिंट का ऐड है, अमूल का ऐड था, उसके अलावा अमूल का एक कैल्सी मिल्क आता है उसका ऐड था, आईसीआईसी बैंक के जो प्रिंट वाले ऐड होते हैं, या छोटे छोटे नेट का जो ऐड होता था, उस ढंग के प्रचार जो हैं वो किए। फिर कुछ सीरियल्स का, तो मैं ये दो चीज़ों के लिए बड़ा ये था कि सीरियल नहीं करना है और ये नहीं करना है, और भोजपुरी सिनेमा नहीं करना है। तो भोजपुरी सिनेमा की जो आप क्वालिटी देखते हैं, ये जो ये मन में जो है कि भोजपुरी सिनेमा नहीं करना है, सीरियल नहीं करना, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप भोजपुरी सिनेमा में आप क्वालिटी आप देख लीजिए कि क्या है। एक तो द्व्यर्थी संवाद, द्व्यर्थी गाने, जो कि आप, अब मैं कोई गाना करूं या सिनेमा करूं, मार्केट की वो बोलते हैं डिमांड ये है, तो मार्केट को आप अगर गोबर परोसेंगे तो क्या करेगा, गोबर ही गोबर है सिर्फ, तो वो क्या करेगा, उसी में से कुछ चुनेगा। तो आप अच्छा, और मैं जो चीज़ अपने परिवार के साथ, अपनी माँ अपनी बहन के साथ, अपने पिता के साथ देखने में मुझे शर्मिंदगी महसूस हो, तो वैसी चीज़ तो मैं करना नहीं चाहूँगा। एक ये था, ये भोजपुरी से नहीं करने का कारण था। और दूसरा कारण ये था कि आप सीरियल में होता क्या है कि आप, वो मैंने किया है, थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद मैंने कहा कि नहीं करूँगा उसमें, क्योंकि एक मायका सीरियल आता है, उसमें कुछ एपिसोड की मैंने कहा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 20-20 घंटे 22-22 घंटे आप काम करते हैं और लगातार एक ही कहानी बढ़ती नहीं है, बढ़ती, हाँ वो रोज आपका हाँ हाँ, और सिर्फ पैसे कमाना, ये मतलब आपको ठीक ठाक पैसे 4-5 हज़ार पर डे के मिल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आप, एक होता है कि रट में आप फंस जाते हैं, तो आप फिर ग्रोथ नहीं हो पाती, आप बढ़ नहीं पाते हैं। और सिनेमा में मुश्किल होता है, क्योंकि सिनेमा फिर एकदम अलग ही दुनिया है। एक अमित जी, एक प्रश्न मैं लेना चाहूंगा कि जैसे मुंबई में कहा जाता है कि जो मुंबई की जो माया नगरी है, जैसे सुशांत का जो केस आया, इसको लेकर मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि वहाँ बाहर के लोग, खासकर जो उत्तर भारतीय जो लोग हैं, उनको काफी परेशानी होती है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं या इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उन्हें काफी परेशान करते हैं। क्या आप भी ऐसा कुछ नहीं, परेशान होने का नहीं, एक 2-3 चीज़ें होती है मॉडलिंग में, खास करके वो कास्टिंग काउच वाली बातें करते हैं, ये सब होता है, नो डाउट है, ये नो डाउट हर जगह होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर जगह, हर इंडस्ट्री की और हर उद्योग की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, अपना कुछ है। लेकिन आजकल 90 के बाद से खास करके क्या हो रहा है कि आप जैसे देखेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, या आपको राजकुमार राव या आयुष्मान खुराना, तो आप संघर्ष करेंगे और उस तरह का सिनेमा बनने लगा है जिसका कि बजट भी कम होता है, और अब अगर आप में टैलेंट है, थोड़ा संघर्ष लंबा चलता है। होता क्या है कि स्टार सन्स को या स्टार पुत्रों को बहुत जल्दी ब्रेक मिलता है, उनको ब्रेक मिला ही हुआ है, आपको थोड़ा संघर्ष लंबा करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जब एक बार हो जाते हैं, तो आप जैसे देखें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो उनको मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, तो बहुत संघर्ष किया उन्होंने, 15 साल करीब करीब संघर्ष किया जिस बंदे ने, और उसके बाद जाके ब्रेक मिला। छोटे छोटे रोल करना नहीं मिल पाता है, लेकिन और थोड़ी बहुत तो है सुशांत सिंह राजपूत के भी केस में। लेकिन आप अगर एक तरीके से और देखेंगे तो सुशांत को बहुत कुछ मिला भी। आप कितने लोगों को ऐसा बता सकते हैं कि उनको वो हुआ, जिसमें मेरिट है, जिसमें हाँ मेरिट है, थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ा आपको पुट डाउन करेंगे, जरूर करेंगे। वो जो पहले से कहीं भी, आप किसी भी फील्ड में जाइए, जो पहले से वहाँ बैठा हुआ है मठाधीश बन के, वो तो चाहेगा कि दूसरा नहीं आए। ट्रेन के डब्बे में जब दिक्कत होती है, घुसने नहीं देना चाहता है कोई, लेकिन अगर आप में दम कम है तो हाँ, तो आप करेंगे। सुशांत ने भी किया, लेकिन उनकी परेशानियां कितनी रही, और केस अभी चल रहा है। अब बात तो सीबीआई की जांच और उससे निकल के ही सामने आएगी कि उनकी परेशानी क्या है। मॉडलिंग से राजनीति में कैसे आ गए? हाँ, तो बॉम्बे में वो रहा, मैं मुंबई में, अब ये तो शिवसेना वाले गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन मुंबई में, बॉम्बे नहीं, हाँ मुंबई में रहा, करीब 5-7 साल रहा वहाँ। तो और उसके बाद जब एक्टिंग, बेसिकली मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग की थी, तो एक्टिंग करने ही गया था। एक्टिंग मॉडलिंग साथ का था, लेकिन एक्टिंग का। उसके बाद हम लोग ने फिर एक्टिंग में, चूंकि ब्रेक मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और थोड़ी मेरी भी गलती रही, वहाँ ऑडिशन वगैरह देना पड़ता है, तो हम लोग थोड़ा आलस से भी करते थे। लेकिन वो एक्टिंग में ब्रेक मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोगों ने फिर डायरेक्शन में भी किया, डायरेक्शन में भी कर रहे थे, और चीफ एडी भी रहा, और ये सब करके वो हो रहा था। लेकिन यहाँ पे फिर मेरी समस्या क्या है कि मेरे पिताजी
मेरे चाचा जी का देहांत हो गया उसी बीच में। चाचा जी की भी कोई संतान नहीं थी। पिताजी का मैं अकेला बेटा। अब घर में मेरे पिताजी बूढ़े, माँ बूढ़ी, और एक चाचा जी एक चाचा, हाँ, तो सब, और घर से सब बाहर निकले हुए। एक चाचा जी का, मेरे अपने चाचा जी का देहांत हो गया। चाची भी फिर वो बूढ़ी, और खेती बाड़ी भी है, यहाँ का काम काज भी देखना है, नहीं तो घर पर। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, घर पे, और अकेला हूँ तो किसी और से आप आशा अपेक्षा क्या करेंगे, कोई आप रहिएगा तब तो कोई मदद भी करेगा आपकी। तो मैंने सोचा कि ये नहीं, कर्तव्य भी होता है, पारिवारिक, कहीं ना कहीं हाँ, पारिवारिक जिम्मेवारी हाँ, वो होती है। अच्छा, जब राजनीति से आपका जुड़ाव हो गया, आप गांव वापस आ गए, तो आपने राजनीति में भाजपा को ही क्यों चुना? अब देखिए, हम लोगों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे सबसे छोटे वाले चचेरे दादा जो थे, और हमारा परिवार शुरू में, जब बेगूसराय में लोग जानते हैं जब कांग्रेस का बहुत ज़्यादा ये हुआ करता और कम्युनिस्ट पार्टी का, तो कम्युनिस्ट पार्टी को, वामपंथ को, सीपीआई को खड़ा करने में हमारे बीरपुर प्रखंड में खास करके हमारे परिवार का बहुत योगदान रहा, और बहुत लोग जुड़े रहे। अधिकतर मेरा परिवार जुड़ा रहा, कुछ दादाजी कांग्रेस से भी थे लेकिन जुड़ा रहा वामपंथ से। तो शुरुआत में मैं आया, और सैद्धांतिक रूप से बड़ा अच्छा लगता है वामपंथ का, वो हाँ, वाह, तो वो मतलब, हाँ, मतलब वो कमाने वाला खाएगा, ये वो जो भी है, बड़ा अच्छा लगता है। और पारिवारिक पृष्ठभूमि थी तो मैं जुड़ा शुरुआत में वामपंथ से ही आया। लेकिन जब मैंने यहाँ की स्थिति देखी और इनका जब देखा कि कैसे ये काम करते हैं, तो बड़ी, मतलब बहुत अजीब ताज्जुब हुआ मुझे कि ये ऐसे कैसे कर सकता है कोई, कि और 2014 से पहले तक मैं वामपंथ से ही था, जुड़ा हुआ था, और सिद्धांतिक रूप से, हाँ, मतलब लगता था। और होता है ना कि गरीब की बात आप अगर करना चाहते हैं तो वामपंथ ही रास्ता है। एक तो है कि कार्ल मार्क्स हो, लेनिन हो, इस तरह के, हाँ, तो ये सब आप करते हैं। फिर मुझे धीरे धीरे लगा, फिर मैंने वो संघ की कुछ पुस्तकें पढ़नी शुरू की, और जो मैंने वामपंथ का रवैया देखा था 2014 के चुनाव के समय में, उसके बाद 15 के चुनाव के समय में, मुझे लगा ये लोग तो कुछ नहीं कर सकते। ये जो अच्छे लोग थे वो चले गए, अब जो बचे हैं वो उस समय पता नहीं क्या है उनका, न उनको विचारधारा की समझ है, न कुछ है। और विचार, वामपंथ समझौता नहीं करते। हाँ, हाँ, ये भी मैंने देखा कि जिससे आप पूरी जिंदगी लड़े, उसी कांग्रेस पार्टी से, अगर वो उस समय ठीक, वो तो उसी विचारधारा पे चल रही है, आप फिर उसको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। वामपंथ में खास बात ये थी कि हारे या जीते, ये लड़ता रहता था, अडिग रहता था। लेकिन जब आप उसी पे आप खत्म हो गए और उसके बाद बिना मतलब का जब आप विरोध करने लगे, और फिर मुझे समझ में आया कि हम लोग उस भारतीय सभ्यता से हैं जहाँ संघर्ष की बात ही नहीं है कभी। वर्ग संघर्ष जो बेसिक इसका है, मतलब कि लड़ाई लगवाना है, आप निदान नहीं निकालते हैं। हम लोग तो यहाँ पे ये करते हैं ना कि, हाँ, नहीं करते हैं कि संघर्ष की, हाँ, कि लड़ जाओ फिर बीच में हम। और मैंने यहाँ पे वामपंथ के जो सो कॉल्ड नेता हैं उनको मैंने हाथ सेकते देखा है, गरीबों को लड़ाकर। आपने नौला से, आपने वहां भी देखा होगा, वहां पे करते हैं, किसी की जमीन पे कब्जा कर लो, किसी की 5 कट्ठे की जमीन उसी पे कब्जा कर लो। वर्षों के बाद जो किसान है, जो मजदूर है, उनकी स्थिति जस्ट की तस। हाँ, और ये अगर आप 30 साल तक आप बोलते थे कि यहाँ एक नारा चलता था कि बरौनी से बखरी लाले लाल, जो 7 सीट आप जीतते थे, आप लालू यादव जी के साथ, लालू यादव उनके साथ आप सरकार में भी रहे, उनको आपने समर्थन भी दिया, फिर भी आप नहीं कर पाए। केंद्र की सत्ता में इंद्रजीत गुप्ता होम मिनिस्टर रहे, आपने समर्थन भी दिया था, फिर भी आप नहीं। चतुरानंद मिश्र आपके कृषि मंत्री रहे थे केंद्र में, फिर भी आप नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं 2014 में जो भाजपा में, हाँ, और उसके बाद मैंने संघ का वो, हाँ, संघ का मोदी में एक से ज्यादा मैं जानता नहीं था इनको। और हम लोगों को जो पढ़ाया गया है, ये एक त्रासदी रही है कि इतिहास की किताबें भी जो हम लोगों को पढ़ाई गई, उसमें भी वामपंथी विचारधारा का बहुत ज्यादा प्रभाव है। एनसीईआरटी की जो किताबें लिखी गई, चाहे वो रोमिला थापर हो, बिपिन चंद्र हो, जिन्होंने, वो व्यू पॉइंट वही रहा जो बाद में हम लोगों को पढ़ाई गई, तो वो दिमाग में घर कर गया। और भाजपा के बारे में बताया जाता था कि सांप्रदायिक है, लेकिन जब आप मैनिफेस्टो पढ़ते हैं, जब आप संघ का देखते हैं, जब खास करके भाजपा ज़्यादा संघ को आपने जब काम करते हुए देखा, मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन जब उसकी विचारधारा पढ़ी, काम करते हुए देखा, जब लोगों के बारे में पढ़ा, तो लगा नहीं, और ये राष्ट्र की बात करता है, इनके पास एक प्रोग्राम है। संघ पे आरोप लगता रहा कि सांप्रदायिकता फैला, वो अपनी सुविधा के हिसाब से लोग करते रहे हैं। सरदार पटेल ने भी तो संघ को, उन्होंने संघ की मदद भी ली थी। संघ 1950 में गणतंत्र दिवस की परेड में भी शामिल हुआ था संघ। आप अपनी सुविधा के हिसाब से कभी सांप्रदायिक नहीं कह सकते हैं ना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है
हिंदुत्व कोई धर्म थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है। संघ भी यही कहता है, हिंदुस्तान में जो है वो हिंदू है, बस खत्म बात। आप इसको किसी धर्म, मजहब, संप्रदाय से क्यों जोड़ते हैं? संघ भी यही कहता है। अभी कोरोना काल में आप देख लीजिए संघ की कितनी महती भूमिका रही है। जी जी। उन्होंने जो सेवा की या जो काम किया, या भाजपा के लोगों में ने भी जो काम किया है, कितनी महती भूमिका रही है। अमित जी, ये बातें तो भी हैं, लगातार 5 साल बाद फिर भाजपा की सरकार पुनः दोबारा बनी है, और जो बेरोजगारी में भारत का स्थान है किसी से छिपा हुआ नहीं है। हाँ, किसानों की जो स्थिति है कितनी दयनीय है, क्योंकि आप किसान परिवार से आते हैं और बीरपुर मंडल के आप अध्यक्ष हैं किसान प्रकोष्ठ के, तो आप किसान के दर्द को अच्छी से समझ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो जिम्मेवारी, जो उम्मीद, महत्वाकांक्षा, आकांक्षा, जो आकांक्षा लोगों के मन में था केंद्र सरकार को लेकर, एनडीए गवर्नमेंट को लेकर, उसमें वो ज्यादा सफलता उन्हें मिली नहीं, या उन्होंने उसमें उसे फलीभूत नहीं पाया? नहीं, देखिए, आप होता क्या है कि आप किसानों की समस्याएं हैं जो कि 1900 और ख़ास करके बिहार के या और जगहों पे किसानों का भी जो विकास हुआ है खेती किसानी का, वो यूनिफॉर्म रूप से नहीं हुआ। हर राज्य की, जितने राज्य, हर राज्य की समस्या अलग है, हर राज्य में किसानों की आमदनी अलग है, हर जगह पे कुछ अलग अलग हो रहा है। तो आप एक यूनिफॉर्म नीति लेके आप नहीं चल सकते कि एक ही चीज़ हर जगह काम करेगा, ऐसा नहीं होता वो। और कृषि वैसे भी मतलब समवर्ती सूची में है, तो राज्य को भी देखना पड़ता है अपने हिसाब से, और केंद्र एक लॉ बनाती है अपने हिसाब से। तो 2014 के बाद जब काम, आप देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि जो पहली बेसिक चीज़ होनी चाहिए थी कि आपको बिजली पहुँचा देना था 10 साल के अंदर, या 20 साल हो सकता है। आज़ादी के बाद 20 साल में चाइना में हो गया, जापान में हो रहा है। जापान आज़ादी नहीं, जापान का जो नष्ट होने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में, वो उसने फिर कर लिया। तो 20 साल, 25 साल, आप 2014 के बाद, आज़ादी के 67 साल बाद आप शौचालय देना शुरू कर रहे हैं। अब सोचिए, जो कि पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी। आप जो शौचालय देना, कोई सरकार आई तब तो वो सोच रही है। आप पक्के घर की बात कर रहे हैं। आप पहली सरकार है जो कि मतलब बात सब करते थे, ये एक सरकार है जिसने करना शुरू किया। बिजली घर पहुंचाइए, ये बेसिक राइट आपको बताया गया। हम आप हैं, हम लोग उस समय में जी हैं कि मोबाइल चार्ज होने के लिए कम से कम आ जाए आधे घंटे रोज लाइट, और उसके बाद अभी आधे घंटे के लिए कट जाते हैं तो फोन करने लगते हैं, अरे क्या हुआ क्या हुआ। तो ये समय हमने देखा कि गैस सिलेंडर हर घर में मिलना चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए। और किसानी में, खेती में क्या हुआ कि स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी। एमएसपी पे बिहार में ऐसे भी कुछ लिया, धान वो भी लिया जा रहा है अभी नीतीश जी। किसान आंदोलन जो चल रहा है, और किसान प्रकोष्ठ के आप अध्यक्ष हैं बीरपुर मंडल के, तो ये किसान आंदोलन के संदर्भ में चाहूंगा कि इस पर आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? नहीं, किसान आंदोलन को समझना है तो मैं तो ये अभी देख रहा था कि ये शुरुआत में मुझे भी लगा, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि हुआ क्या और कहाँ के किसान आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ पंजाब के हैं और थोड़े बहुत हरियाणा के, थोड़े बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। आज आप जान लीजिए बिहार में 507 से ज़्यादा किसानों के संगठन हैं, और मात्र 32 या 35 किसान संगठन वाले आंदोलन कर रहे हैं। तो ये तो एक समझ में आता है कि एक जगह की है। उनकी चिंताएं क्या है? चिंता है कि एमएसपी पे आप बोल रहे हैं कि लेना अभी भी मैंडेटरी नहीं है। एमएसपी पे सरकार बोलती है कि हम लेंगे, पंजाब हरियाणा से लिया जाता है और वहाँ से ले रहे हैं वो। तो अब आप बोलते हैं कि एमएसपी खत्म कर दिया जाएगा। सरकार बोले कि एमएसपी नहीं खत्म किया जाएगा, हम लिख के देने के लिए तैयार हैं, हम खत्म नहीं करेंगे कभी भी। फिर आप बोल रहे हैं कि अरे नहीं मंडी चली जाएगी, बोलने कि नहीं, हम एपीएमसी को, सरकार ने कहा कि एपीएमसी को हम और मजबूत करेंगे, आप जो चाहते हैं उसे करेंगे। तो वो हो गया। फिर भी आप बोलें कि नहीं अब वापस लो। आप ये किसान को बरगलाया गया, उसको जो आप सीए का आंदोलन आपको याद है? जी जी। खत्म हो गया, एक भी मुस्लिम की लागू हो गया, एक भी मुस्लिम की नागरिकता गई है? नहीं गई। वही बोला जा रहा है कि शाहीन बाग में जो चलाया गया, या आंदोलन जो हर जगह, यहाँ नवाब चौक पे चलाया, हाँ, यहाँ देश को आपने जलाया, आपने दंगे करवा दिए दिल्ली में, और उसके बाद एक भी आज 1 साल से ज्यादा हो गया, एक की में भी पोस्टर देखे जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद आप अब ये समझ में आ रहा है कि ये हुआ कहाँ से है। आप जो किसान संगठन के हैं, आप उनके नेताओं को देख लीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा के जो अध्यक्ष हैं, हन्नन साहब कुछ हैं, वो 20-22 साल मार्क्सवादी पार्टी के सांसद रहे। एक हैं साहब दर्शन पाल साहब, माओवादी पार्टी से उनका जुड़ाव रहा है। तो मुख्य बात ये किसानों का भला करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि कैसे मोदी को घुटने पे लाया जाए, या केंद्र सरकार को, क्योंकि आपके पास कार्यक्रम है नहीं, आप करेंगे क्या?
आप विपक्ष के पास ना कार्यक्रम है, चाह रहे हैं कि किसानों के बहाने हो जाए, कुछ हो जाए, कहीं से इसको झुकाया जाए, और इसमें ये व्यापक हित की भी नजरअंदाजी। शर्जील इमाम को छोड़िए, उमर खालिद को छोड़िए, उस वरबर राव को छोड़िए, उस आपको क्या नाम है उनका, गौतम नवलखा को छोड़िए, खालिद सैफी को छोड़िए। किसानों की समस्या हो सकती है, एमएसपी को लेकर हो सकती है, सरकार के जो किसान कानून जो लाए उसको लेकर हो सकती है, लेकिन इस तरह के जो देश तोड़ने वाले हैं उनको रिहा। हाँ, तो आप ये सोचिए ना, वो भारतीय किसान यूनियन उग्राहन, उनके पोस्टर लगे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा है, कनाडा के पीएम को आप दबाव डाल रहे हैं, उससे एक संगठन वहां से दबाव डाल रहे हैं, और खालिस्तान के झंडे फहराए जा रहे हैं वहां पर। तो आप समझ सकते हैं कि बात हो कहां से रही है। तो किसान, और उसमें मैं ये नहीं बोल रहा किसान नहीं है, किसानों को आपने बरगलाया है, जैसे किसानों की मांग तो जायज थी। हाँ, किसान ने आंदोलन शुरू किया था, वो आंदोलन लोकतंत्र का हिस्सा है। हाँ, एकदम कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं कि आपको, मुझे डर है कि भाई ये कानून आने से ये चीज हो जाएगा, हाँ मैं छीन सकता, मैं सरकार से बात करूंगा। सरकार जब बात करने के लिए तैयार है, सरकार जब हमारे डर को एड्रेस करने के लिए तैयार है, उसके बाद बोले नहीं वापस लो, संशोधन तो किया जाता है। संशोधन ये भी आप इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि आजादी के इतने वर्षों के बावजूद भी आज भी किसानों की जो स्थिति है एकदम दयनीय है। हाँ। हर जो पूंजीपति वर्ग जो भी सामान बनाने वाले हैं, तंबाकू बनाने वाली कंपनी हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हो, नेटवर्किंग कंपनियां हो, शराब बनाने वाली कंपनियां, जो भी कंपनियां, इन सब के जो ओनर हैं ये लखपति, करोड़पति, अरबपति तक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो अन्नदाता हैं, जो जिससे जीवन संभव है, जो हम सब का पेट भरता है, आज बेचारा अपनी बदहाली में जी रहा है। इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? इसके लिए तो जिम्मेवार मैं नीतियों को ही मानूंगा। आपने अब देखिए, इसका समझने की आवश्यकता क्या है कि जब आज़ाद हुए हम, तो हम इससे आत्मनिर्भर नहीं थे अनाज के मामले में। सरकार ने, उस समय की सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने हरित क्रांति का मॉडल पेश किया, हरित क्रांति हुई, आप अनाज आपके पास सरप्लस होने लगा, आपने किसानों को गारंटी दी कि एमएसपी पे हम लेंगे, किसान से आप लेते रहे, लेकिन अब उसी चक्र में किसान फंस गया, और ये पंजाब के किसानों को भी नहीं समझ में आ रहा है, या उनको आढ़ती है ये समझने नहीं दे रहे कि आप गेहूं, चावल, गेहूं और धान से अब कितनी कमाई कर सकते हैं। आपको फसल डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, इसीलिए सरकार ने काम 14 से ही शुरू किया कि सॉइल हेल्थ कार्ड, मतलब वो जानती है कि सिर्फ ऋण माफी से 5 साल में आप एक बार तो सरकार बना लेंगे, लेकिन आप उसके बाद वो किसानों का भला लॉन्ग टर्म का आप नहीं कर सकते। तो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाना, हर खेत तक पानी पहुंचाना, बिजली पे, जो कि आप हम लोग जानते हैं कि 150, जो भी आपने कहा ऋण माफी, तो केंद्र सरकार पर यह आरोप लगती रही है कि पूंजीपतियों का ऋण ये माफ करती है करोड़ों। नहीं, ये समझ नहीं, ये हल्ला उड़ाया गया है कि ऋण माफ होता क्या है, इकोनॉमिक टर्म जो नहीं समझते वो बोलते हैं। बहुत सारे राज्यों में किसानों का ऋण माफ किया गया। नहीं, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी किया है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश मानने के बाद किया, लेकिन ऋण माफी इसका उपाय नहीं है। नहीं तो 2009 में अगर ऋण माफी हो गई 57,000 करोड़ की, उससे ज्यादा तो अभी केंद्र सरकार 6,000 रुपया जो पर साल दे रही है, 75,000 करोड़ से ज्यादा उसका बजट आ रहा है, हर साल आ रहा है, तो उससे ज्यादा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी काम करने की जरूरत। और 2009 में अगर आपने एक बार ऋण माफी कर दी थी, उसके बाद भी कितनी बार अभी राजस्थान में, यूपी में, एमपी में किया गया है, लेकिन फिर भी किसान फिर भी उसी कर्ज के जाल में, उसी चक्कर में क्यों फंसता है? क्योंकि उसको बेसिक सुविधाएं आप अभी तक नहीं दे पाए। एक जगह आपने दी, अभी आप देखिएगा बिहार का किसान क्यों पिछड़ा हुआ है। आजादी के बाद से पंजाब को भाखड़ा नांगल दिया गया, नहर की परियोजना, हरित क्रांति हुई, पंजाब हरियाणा में की गई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई। वहां पे आप देखिएगा तो सरकार का 600 रुपया प्रति किसान खर्च है, बिहार को मिला 100 रुपये। बिहार आज़ादी के समय खनिज में, और जब झारखंड था तो 60% से ज़्यादा, 70% खनिज हमारे यहाँ सिर्फ था, लेकिन आज़ादी के बाद आपने रेल भाड़ा सामान्यीकरण कर दिया कि खनिज जहाँ भी जाएगा उसका भाड़ा उतना ही रहेगा, तो उसमें बिहार पिछड़ गया, खेती में पिछड़ गया। जब कोसी पे डैम बनाने की बात श्री बाबू ने बोला, नेहरू जी को बोला कि नहीं इतना पैसा नहीं है, आप लोगों से मिलवा उलवा के करवा लीजिए किसी तरह, ऐसे होता है काम। जब अब हमको मौका मिला है, किसान की आज तक, अभी से नहीं, हमेशा से मांग रही है, 2004 से मांग रही है कि हमें आज़ाद किया जाए इस मंडी के चक्कर से। अगर मंडी में नहीं हो पा, नहीं तो कि अगर मंडी बहुत अच्छा हो ही जाता, एमएसपी पे अगर सरकार ले ही लेती, तो इस चक्कर में किसान रहता ही क्यों? आपको खोलना पड़ेगा। आप यही आप जान लीजिए कि मात्र 2% प्राइवेट पूंजी आ रही है कृषि में,
तो ये दिक्कत है फिर। अच्छा, जो रोजगार को लेकर जो समस्याएं उठ रही हैं, क्योंकि युवा ने काफी उम्मीद के साथ नई सरकार को चुना था, मोदी जी बोल रहे थे करोड़ों को लोग रोजगार दिए जाए, करोड़ों रोजगार हर वर्ष दिए जाएंगे, लेकिन ये रोजगार मिला नहीं और हताशा निराशा हाथ लगी युवाओं को। चूंकि आप युवा हैं, युवा नेता हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे युवा के? नहीं, युवा के रूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, रोजगार में आप अगर सिर्फ सरकारी नौकरी समझते हैं तो ये नहीं हो सकता। सरकारी नौकरी जीविकोपार्जन के लिए, हाँ, जीविकोपार्जन के लिए देखिए, उसी बात पे इतना हल्ला कि पकौड़े बेचो, वो जो बोला था, जिसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेके जो किया गया। पहली बात कि हमने इसके लिए शुरू किया था कि स्किल डेवलपमेंट, कुछ तो स्किल हो। जी जी। आप नहीं तो, अगर स्किल नहीं तो रोजगार आपको देंगे क्या? जैसे आपका आप स्किल है कि आप ये कैमरा ऑपरेट कर सकते हैं, आप स्टूडियो में काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, एक काम है ये, आप ये कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को मिला रहे हैं। आप इसको लेके आज से मान लीजिए यहाँ पे ये स्टूडियो 5-7 लोगों को रोजगार दे रहा है या 8 लोगों को रोजगार दे, जो एडिटिंग में लगे होंगे, जो फाइनली करते हैं, पूरा सिस्टम जो है 5-7 लोगों को। तो ऐसी चीजें, ये आज से साल भर पहले तो नहीं था। आज एक स्टूडियो है, हो सकता कल बेगूसराय में अगर एंटरप्राइजिंग ऐसे लड़के आएंगे तो 2-4 और होगा, 5 होगा और भी आप। और इसीलिए तो रोजगार अगर कृषि में अभी है, क्या कृषि में भी फिर रोजगार बढ़ाने की जरूरत है, तो कैसे होगा? आप सप्लाई चेन दुरुस्त करेंगे, आप अगर वहां पे, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके बात होती है, अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नई चीज नहीं है, पंजाब ही सबसे पहले गया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पेप्सी से उसका हो चुका है 2019 में, और वो बहाना मार रहे हैं अमरिंदर सिंह या जो भी है, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ कर चुके हैं। तब क्या बोले, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से गड़बड़ी हो जाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट पे होगा तो किसान मतलब, और रोजगार के संबंध में उसमें होगा क्या कि स्मार्ट बनेगा वो, आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, आप अच्छा वो क्या बोलते हैं, अच्छा यूरिया, अच्छा ये जो भी है आप करेंगे। और उसके बाद जब वहां पे फूड प्रोसेसिंग का मान लीजिए कि यूनिट आया, सपोज मान लीजिए आपकी, अभी आप जानते हैं कि मोहनपुर साइड में पपीते की बहुत खेती अब होने लगी है, इंटरप्राइजिंग किसान ने खुद ही किया ना, अब पपीता भी छोड़ रहे हैं, गन्ने की होती है, तो अब फूड प्रोसेसिंग का आएगा, कोई प्राइवेट सेक्टर से ही आए। सरकार नियामक हो सकती है, सरकार कितना करेगी, तो प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करना, उसमें फिर रोजगार जनरेट होगा। अभी जैसे रिफाइनरी में विस्तारीकरण हो रहा है, रोजगार जनरेट हो रहा है। अभी आप ये ले लीजिए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो खोला गया है, वहाँ पे भी एक आदमी एक ब्लॉक में वो रोजगार जनरेट हो रहा है। उसके अतिरिक्त आप जान लीजिए, मुद्रा योजना के तहत जो लोन दिया जा रहा है कि आप छोटे व्यापारी को दिया जा रहा है, क्योंकि एमएसएमई का ये डाटा है कि कम से कम 12 करोड़ लोगों को ये छोटे उद्योग जो होते, छोटे होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले रोजगार देते हैं। आप तो उसमें है 10-12 करोड़ को, उसको और कैसे बढ़ाया जाए, उसको और पैसा कैसे दिया जाए। बड़े उद्योगों को लाखों करोड़, 60 लाख करोड़ से दिया जाता था और मात्र 2 करोड़ लोगों को रोजगार देते थे। यहाँ पे 10 लाख करोड़ मात्र दिया जाता है और 11 करोड़ लोगों को। तो इसमें हमको फिर करना होगा, डाइवर्सिफाई करना होगा। तो ये कृषि क्षेत्र में फिर रोजगार आएंगे, और ज्यादा रोजगार आएंगे कि जब प्राइवेट सेक्टर आएगा वो उसके एजेंट घूमेंगे। अभी एक मात्र प्राइवेट सेक्टर का हसनपुर का गन्ना मिल है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो करता है, अब हम लोग के तरफ वो अपना रेट लगा देता है कि आपसे बार जो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, निजीकरण की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि निजीकरण को लेकर आम आवाम में काफी डर है? क्यों डर क्यों होना चाहिए? आप निजी सेक्टर, आपको बोल रहा हूँ निजी सेक्टर का मात्र 2%। रेलवे का निजीकरण हो गया, एयरपोर्ट। रेलवे का निजीकरण कहाँ हुआ है? रेलवे में स्टेशन पे आप एमिनिटीज देखते होंगे, क्या मिलती होंगी, जो सुविधाएं मिलती हैं। रेलवे अगर सरकार, आप मान के चलिए कि किसी भी अच्छे जो प्रोग्रेसिव समाज है, जो कि विकासशील समाज है, उसमें सरकार जितना कम इन धंधों में पड़े उतना अच्छा होता है सरकार के लिए। सरकार नियामक हो सकती है कि कोई इसको लेके गड़बड़ी ना करे, कि किसी चीज का मान लीजिए रेलवे का भाड़ा वो कि गरीब उससे चल ही ना पाए, तो सरकार रेगुलेट कर सकती है। सरकार नियंत्रण कैसे क्यों करेगी? क्योंकि रेलवे भी आपने 70 साल में देख लिया कि रेलवे की स्थिति है क्या, ट्रेनें टाइम पे चलती नहीं, आपको रेलवे स्टेशन पे कोई सुविधा नहीं, गंदगी का भंडार पड़ा हुआ है, और वो आप सेकंड लेवल पे जा नहीं पा रहे हैं। तो अभी कुछ चीजों को निजी हाथों में देना पड़ता है। IRCTC पहले ही दिया गया था, अच्छा खाने का खास करके। मैं राज्य सरकार की बात करता हूँ, जो नई सरकार बनी है, नई सरकार नहीं, मैं नहीं कहूँगा, फिर से वही सरकार बनी है। चुनाव के बाद तो आशा लगाया जा रहा था कि नई सरकार बनेगी, तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री होने वाले, ऐसा कुछ हुआ नहीं, और बिहार के मुख्यमंत्री पुनः नीतीश कुमार बन गए हैं। तो भाजपा के मुख्यमंत्री क्यों नहीं? और अगर नई सरकार में पुनः NDA का जो सरकार बना है,
इससे आपको क्या लगता है कि बिहार का कितना विकास हुआ? क्योंकि पिछले 5 वर्षों को देखा जाए तो भाजपा और जदयू का जो समर्थित सरकार था यानी एनडीए पर काफी सवाल उठाए गए हैं। नहीं, होता क्या है कि 2000 आप जो हुआ पिछली बार जो हुआ है 2015 से 17 तक वो तेजस्वी जी के साथ नीतीश जी गए, कुछ कन्फ्यूज़न था, कुछ जिसके कारण कि एनडीए से नीतीश जी निकल गए थे, और उसके बाद फिर जब उनको लगा कि इनके साथ चला पाना मुश्किल है, कर नहीं सकते आप, तो फिर उसके 17 के बाद वो आए हमारे साथ। और आप घोषणा पत्र देखेंगे, प्रोग्राम जो है जो कि जिस पे हमको काम करना है। और एक बात की तो मैं भी गुजारिश करना चाहूँगा राज्य सरकार से भी कि आप अब हुआ क्या है कि आप सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच गए हैं, जितना आप रोजगार दे सकते थे जितना, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने उसमें कहा है कि सरकार ने घोषणा किया 19 लाख, वो प्रधानमंत्री जी की घोषणा है, वो प्रधानमंत्री जी की घोषणा है, तो काम होगा तो 19 लाख रोजगार, और वो प्राइवेट सेक्टर के ही थ्रू आएगा। ये तेजस्वी जी जो बोल रहे थे कि 10 लाख करोड़ सरकारी नौकरी दे देंगे, अब कहाँ देंगे? ये मतलब फाइनेंशियली आर्थिक रूप से फिजिबल नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। 19 लाख रोजगार देना, यही छोटे छोटे रोजगार होंगे, ये छोटे छोटे प्राइवेट सेक्टर में। 10 लाख सरकारी, हाँ, सरकारी नौकरी कहाँ देंगे आप? क्या देंगे आप मुझे बता। अभी जैसे शिक्षकों की नियुक्ति का अभी फिर सरकार का शुरू हो चुका है, वो जो कोर्ट के मामले में फंस जाता है, इसमें फंस जाता है, लेकिन बिहार सरकार को भी अभी इसके बारे में और खास करके उद्योगों को लाने के बारे में काम करना पड़ेगा, तभी हम आगे नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। अभी आप राष्ट्रीय जो आप देख लीजिए पर कैपिटा इनकम जो जिसमें गणना होती है, भारत का पर कैपिटा इनकम 1,35,000 है, बिहार का मात्र 46,000 है। हम सबसे निचले पायदान पर हैं। क्यों? इसीलिए ना, इसीलिए तो आप जानिए कि 57 तक आजादी के 10 साल बाद तक बिहार सबसे अच्छे गवर्नड स्टेट में माना जा रहा था। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसी राजनीति चली, यही भड़काने वाली, मतलब शुरुआत में जो मैं उसको बहुत सही मानता हूं कि अगर आपने किया कि जो सामाजिक न्याय में जो समाज में जो दबे कुचले रह गए उनको ऊपर उठाने के लिए आपने किया, लेकिन उसको उन्होंने वहां से जो घसीटा 2005 तक उसी पे करते चले गए। आप बताइए, चरवाहा विद्यालय खोलने की बात कर रहा है कोई मुख्यमंत्री, और अगर खोल भी रहा है तो तुम पढ़ाओ तो वहां पे। तो नई सरकार के पास काफी चुनौती है। हाँ, चुनौतियां तो हैं और चुनौतियां रहेंगी जब तक सरकार रहेगी, जब तक जनता रहेगी, जब तक आदमी रहेगा, और चुनौती से लड़ना पड़ेगा। इसीलिए प्लानिंग होती है, और एक टाइम के बाद फिर समय के बाद होता क्या कि युवाओं को आगे आके बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी और करनी होगी। युवाओं को तो राजनीति में युवाओं को सिर्फ राजनीति किया जाता है, उनका झंडा उठाओ, आंदोलन करो, आवाज बुलंद करो, लेकिन उनको उचित स्थान नहीं मिल पाता। नहीं, अभी आप हमारे खास करके हमारे इसमें देखेंगे कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है, पिछले बार से ही आप देख लें, युवाओं में पीयूष गोयल जी कंपैरेटिवली बहुत युवा हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत युवा हैं, उन लोगों को एक्सपीरियंस के हिसाब से या उन पे भरोसा करके उनको दी गई कि ऐसा उनको जितना, और नहीं, जैसे अनुराग ठाकुर हुए, संतोषजनक हम नहीं कह सकते, नहीं उतना आप एक अनुभव होता है, और फिर युवा धीरे धीरे, जैसे योगी आदित्यनाथ जी, उनको लोग वो महंत हैं तो उनको युवा नहीं मानते, वो राहुल गांधी जी से 1 साल छोटे ही, अखिलेश यादव से 1 साल बड़े, तो 55 साल की उम्र में जब राहुल गांधी युवा हो सकते हैं, तो ये 50 साल 52 साल की उम्र में अगर युवा नेता हो सकते हैं, लेकिन जेन्युइन युवा, जैसे हमारे तेजस्वी सूर्या जी हैं, जिनको भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगा, और कुछ दिनों में उनका फिर, और फर्स्ट टर्म के ही एमपी हैं, हमने ही टिकट देने का काम किया, मतलब हम, और उसके बाद हमने ही पहली बार, लोगों को बुरा लगता है कि अरे मार्गदर्शक, हमने ही पहली बार किया कि नहीं, 75 साल के बाद आप इस ढंग की, मतलब ये सक्रिय राजनीति आप छोड़ दें। रिटायरमेंट है तो राजनीति में रिटायरमेंट, हाँ, होना चाहिए 75 के बाद, क्योंकि वो दिमाग की एक क्षमता होती है। हाँ, नए लोगों को तभी तो आ पाएंगे, आप खाली करेंगे तब। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने विचार मेरे साथ साझा किए। यहाँ आकर जिसके भी शुरू से हम लोग बातचीत कर रहे थे, जो हम लोग का एक प्लेटफॉर्म है जो हम लोग कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे सही बात है, आपने जब बताया उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा पता भी नहीं था यहाँ के बारे में, लेकिन बड़ी अच्छी व्यवस्था है, और अच्छा है कि आप युवाओं को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और बेगूसराय के लोगों को प्लेटफॉर्म, ये सोच बड़ी अच्छी है, बहुत सराहनीय सोच है, और ख़ास करके इसको एक्सप्लॉइट करने वाला बेगूसराय में कोई चाहिए कि जब सोशल मीडिया पे इतने लोग रहते हैं
तब और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा डॉक्टर रोशन कुमार जी का और आप लोगों का, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये एक नई सोच, एक नया, जो कि हम देखते थे कि ये, आप सोचिए आज से पहले क्या कल्पना होती थी कि स्टूडियो बॉम्बे, दिल्ली, अभी यहाँ है, महानगरों में, हाँ महानगरों में होगा, पटना में भी मतलब अच्छा डबिंग स्टूडियो नहीं है अभी तक। तो हम लोगों ने किया है काम, तो पटना में बहुत अच्छा था नहीं, लेकिन आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि और अच्छा होगा तो और भी अच्छा स्टूडियो बने, और भी अच्छे काम हो, यहाँ पे एडिटिंग की सुविधा हो और यहाँ पे सिनेमा वाले आए। ये यहाँ के एक दो आर्टिस्ट, बहुत लोग गए हैं यहाँ से बॉम्बे भी, और हम लोग इसमें काम भी कर रहे हैं। रोशन सर ने इसमें बहुत सारे जैसे यहाँ से हम लोग गाना लॉन्च कर रहे हैं, प्ले जो डांस है, डांसिंग का हो रहा है, एक्टिंग का भी हो रहा है, छोटे छोटे हम लोग एक तरह से वीडियो बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बन रही है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, मान लीजिए कि शुरुआत है छोटी सी, और बेगूसराय बहुत थ्राइविंग धरती है और अच्छा रहा। बहुत बहुत आभार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।